गुड इवनिंग ऑल बच्चों एंड वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट क्लासेस। बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स है। ये एनसीईआरटी में चैप्टर 6 है ट्रायंगल्स, लेकिन ट्रायंगल सारे बोर्ड्स में है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईपी बोर्ड हो, आपका किसी भी स्टेट का बोर्ड हो, सीबीएसई आईसीएसई जो है सब में है। लेक्चर 21 में कवर करेंगे। 20 तक हम लोगों ने 6.5 थ्योरम को प्रूव किया था। फिर सोचोगे कि मैंने क्यों लिखा है, इस लिखने के पीछे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। हमें पढ़ना है, हमें सॉल्व करना है अगले लेक्चर में 6.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी के 6.3 को सॉल्व करने के लिए ये सभी के सभी अप्लाई हो जाएंगे। उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो सभी 6.1 से लेकर के 6.5 थ्योरम के एप्लीकेशन है। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना एक ऐसा लेक्चर लिया जाए जो एट ए ग्लांस हो। अभी तक जितना हम लोगों ने प्रूफ किया है 6.1 से लेकर के 6.5 तक का, उसको एट ए ग्लांस देख लें। एट ए ग्लांस देखने के बाद तब हम भिड़ेंगे किस पे, 6.3 के क्वेश्चन पे। अच्छा, 6.1 से लेकर 6.5 की जो हम लोगों ने अभी तक प्रूफ किया है थ्योरम को, उसमें कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। देखो मैंने आप सोचोगे कि 6.54 इस तरह से डिक्रीजिंग में क्यों लिखा है, इसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव है, अभी बताऊंगा। जरा नीचे से देखो, 6.1 थ्योरम एक सिंगल ट्रायंगल्स की बात करता है, यानी फिर समझिए मैं एक एक करके लेके चलता हूँ एट ए ग्लांस, और फिर देखेंगे कि क्या जितना हम लोगों ने प्रूफ किया है वो उतनी ही चीज़ें उस पर अप्लाई होंगी। नहीं, अब हम कुछ शॉर्टकट की बात करेंगे, इसलिए मैंने लिख रखा है इसको। आइए थ्योरम 6.1 पे जरा नज़र डालो प्लीज। रिफ्लेक्ट जस्ट इंक्लाइंड योर आई साइड्स ऑन थ्योरम 6.1। 6.1 से इफ ए लाइन इज ए ड्रॉन पैरेलल। अच्छा हाँ, यह देख लो, पढ़ने से पहले हमने कुछ ऐसे लिखे हैं तो इसको पैरेलल शॉर्टकट में मैंने लिखा है। यहाँ पे ट्रायंगल का साइन बनाया है, एस लिखा है, तो ट्रायंगल्स प्लूरल नंबर है, दो ट्रायंगल्स को लिखने जगह बचाने के लिए ट्रायंगल्स लिख दिया है, शेप बना के एस लिख दिया है, तो ट्रायंगल्स है। इसे घबराना नहीं, आपको ऐसे नहीं लिखना है, पूरा ट्रायंगल्स वर्ड में लिखना है। आइए 6.1 में जरा देखो, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। इसका मतलब क्या हुआ, मैं इनको नहीं छेड़ूंगा किसी वजह से, उसको मैंने रखा है। चलो, इन्होंने कहा कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल मान लो ए बी सी है। इस ट्रायंगल इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू, मतलब कि एक ऐसा लाइन ड्रा करो जो तीसरी साइड के पैरेलल हो और इंटरसेक्ट करे इसके आर्म को। फिर समझिए, आर्म तो तीनों है, ए बी आर्म, ए बी आर्म, ए बी आर्म, ट्रायंगल के 3 आर्म्स। लेकिन उन्होंने कहा कि इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, तो वन साइड के पैरेलल कैसे होंगे, इस साइड के पैरेलल। चलो मैंने यहाँ से ड्रॉन कर दिया, पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। तो जब पैरेलल ड्रॉन किया तो दो इस साइड को छोड़ करके दो अदर साइड से उनको इंटरसेक्ट की, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। मान लो डी लिखा और ई लिखा, इंटरसेक्ट द डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी कि एक ही पॉइंट पे दो जगह नहीं किया, एक ही साइड पे दो जगह नहीं किया, अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, एक ये पॉइंट पे किया, एक ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो जो ये दो साइड्स है ना, वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। ये थ्योरम 6 पॉइंट है, मतलब कि एक थर्ड साइड के पैरेलल लाइन अगर आप ड्रा करते हो और दो साइड्स पे इंटरसेक्ट अलग अलग करती है, तो जहाँ ये कट करेगी तो ये और इसका रेशियो इक्वल हो जाएगा इसके और इसके रेशियो को। मतलब कि ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई ओवर ई सी की बात कर रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आई, ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई ओवर ई सी। ठीक है, चलिए ये हो जाएंगे। तो इसका ये मैंने क्यों, इसका फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है कि जब बेटा 6.3 की एक्सरसाइज करेंगे उसमें कोई क्वेश्चंस आएंगे कि कोई ट्रायंगल दे देगा, बोलेगा कि थर्ड साइड्स के पैरेलल एक लाइन है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करती है, तो ये ए डी अपन डी बी ए ई अपन इसी में से कोई 3 दिया रहेगा, एक नहीं दिया रहेगा। तो आप क्वेश्चन में सिर्फ कहेगा कि ये इसके पैरेलल है, तो आप समझ जाएंगे कि जब इसके पैरेलल है तो ये जो दो साइड्स, यानी दो साइड्स पर जो कटिंग डी ई है, इसकी रेशियो, इसकी रेशियो आपस में इक्वल है। तो 3 चीज़ नोन हो, एक अननोन चीज़ को निकाल लोगे, जैसे ये दिया हो, ये नहीं दिया है, ये और ये दिया है, ये नहीं दिया है, तो एक निकल जाएगा इस रेशियो से। इसका बेनिफिट ये है। अच्छा, आते हैं दूसरे पे। चलिए दूसरे थ्योरम में क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि इफ ए लाइन, देखो अभी तक क्या था कि तीसरी साइड्स के एक पैरेलल लाइन खींचा था, तो जो कटिंग पॉइंट के रेशियो आपस में बराबर, ध्यान रखना।
तीसरी के पैरेलल, यानी कि पैरेलल मान के चले थे कि इसके पैरेलल था। अब दूसरे वाला जो 6.2 पढ़ेंगे उसमें पैरेलल शब्द नहीं लिखा है, उसमें लिखा हुआ कि ऐसे ऐसे होगा तो पैरेलल होगी। कैसे? इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स, देखो अब कह रहा है कि किसी भी दो साइड्स को, इसको भी लिख सकते हैं, इसको, तो मैंने इसको लिया, किसी भी दो साइड्स को एक लाइन डिवाइड करती है, यानी कि कौन सी लाइन? ये लाइन। पहले में क्या था? इसके पैरेलल कह रखा था, इसमें पैरेलल घुमा के कहेगा। कैसे? इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स, दो साइड्स को कोई लाइन अगर ऐसे डिवाइड करेगी ट्रायंगल के इन द सेम रेशियो, यानी कि ये का रेशियो ए और ए रेशियो बराबर हो, सेम रेशियो, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड लाइन। तो ऐसे सिचुएशन में जो ये लाइन है ना डिवाइड करने वाली, ये तीसरे के पैरेलल होगी। फिर से इसमें क्या अंतर है? इसमें कह रखा है कि थर्ड लाइन के पैरेलल एक ड्रा करेंगे, पहले पैरेलल बना दिया है तो इनका जो कटिंग पॉइंट है ये सेम होगा, यानी इन दोनों का रेशियो बराबर होगी। इसमें कह रहा है कि पैरेलल नहीं, इसमें कहा कि अगर कोई लाइन ड्रा करते हैं दो आर्म पे तो कहाँ से ड्रा करेंगे? यहाँ और यहाँ। पॉइंट कैसे लिया कि अगर जितना इतना ये है उतना ही ये आपने डिस्टेंस ले लिया और पॉइंट करके मिला दिया, तो ऐसा हो जाएगा इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल द सेम रेशियो, ये जितना कटिंग है उतनी ही कटिंग है, सेम रेशियो, देन द लाइन इज अ पैरेलल टू द थर्ड लाइन, देन इनको मिला दिया लाइन को, तो ये जो लाइन निकल के आई इनके बराबर के रेशियो में कटिंग करने के बाद तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी। इसका मतलब क्या निकला? इसका बेनिफिट क्या निकला? बेनिफिट इसका ये निकला कि पैरेलल, बेनिफिट क्या निकला कि अब ये पैरेलल, इसमें पैरेलल हो जाएगी। अगर सेम रेशियो पर कट की और वो लाइन मिला दिए तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल का क्या एडवांटेज है बेटा? हम लोगों ने इसको प्रूफ किया था, उसमें कहा था कि ये पैरेलल, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाती है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल हमें मिल जाएंगे। कैसे? दो पैरेलल लाइन पे कोई ट्रांसवर्सल लाइन खींचेंगे तो इनके बीच का ये एंगल बनेगा, ये आपस में करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे और इक्वल होंगे, यानी कि जरूरत पड़ेगी अगर ये एंगल मुझे मिल गया तो ऑटोमेटिकली ये एंगल निकाल लेंगे। ऐसा 6.3 में क्वेश्चन मिलेंगे, इसका ये फायदा हुआ। ऐसे ही ये लाइन अगर पैरेलल है, अगर ऐसे कोई ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होंगे। तो बेनिफिट क्या निकला कि अगर क्वेश्चन में 6.3 के एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि एक हमें मिल गया, अगर ऐसे लाइन पैरेलल लाइन पे ट्रांसवर्सल, तो दूसरा हम उसी के इक्वल मान लेंगे, तो हमें दूसरा एंगल फाइंड हो जाएगा। ये बेनिफिट रहा। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं 6.3 पे, ठीक है। आइए 6.3 में क्या था? इफ़ इन टू ट्रायंगल्स, अब बात आओ, अब इनको मैं मिटा देता हूँ। 6.3 थ्योरम कंपैरिजन के बेसिस पे है, दो ट्रायंगल की बात करेंगे कि ये अभी क्या बात हुई, इससे क्या लाभ हुआ 6.1 और 6.2 से कि हमें एंगल मिल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं अगर लाइन दो पैरेलल हो जाएगी तो, या अगर पैरेलल लाइन है तो उनके कटिंग पॉइंट का प्रोपोर्शन की साइड का मेजरमेंट करके मेजरमेंट हम निकाल सकते हैं, ठीक ना। आइए 6.3 को और 6.4, 6.5 ये दोनों, ये तीनों ही किस पे बेसिस है? दो ट्रायंगल के कंपैरिजन पे, दोनों में दो ट्रायंगल की बात आएगी। देखिए कैसे, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, मिटा दिया, इसलिए मैंने इसको डिक्रीजिंग आर्डर में लिखा कि मिटाते जाऊँगा, मुझे जगह मिल जाएगी। आइए पढ़ते हैं 6.3। इफ इन टू ट्रायंगल्स, एक ट्रायंगल का साइन लिखा, एस लिखा, तो ट्रायंगल समझ लीजिएगा, आपको वर्ड में लिखना है ट्रायंगल्स। इन टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं? यानी कि ये अगर ये है एंगल ए किसके है तो ये करस्पॉन्डिंग है एंगल डी के, ठीक है। अगर ये है क्रॉस बी है तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे ट्रायंगल में ये हो जाएगा, ठीक है। सी है तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे ट्रायंगल में कौन सा हो जाएगा? एफ हो जाएगा, ठीक है, ये बात है। तो इन द टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि ये इसके इक्वल, इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये, ठीक है, इसके इक्वल ये। देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। ऐसे दो ट्रायंगल, इस सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं, ऐसे कोई दो ट्रायंगल हो, ऐसे दो ट्रायंगल हो जिनमें करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर हो, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी सेम होगी। करस्पॉन्डिंग साइड सेम नहीं, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हो सकती है इसमें? ए और बी, इसका करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? डी, करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? डी और ई करस्पॉन्डिंग, ठीक है। और BC के करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? BC के करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा बच्चों? ई और एफ।
और AC के करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, AB है, ध्यान रखिएगा। AC के करस्पॉन्डिंग कौन होगा, कॉमा दे रहा हूँ, DF। इक्वल मैंने नहीं लिखा, इन्होंने कहा कि दो ट्रायंगल हैं, ऐसा अगर हो जाए, इफ पॉसिबिलिटी इज दिस दैट कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, हो जाए दो ट्रायंगल के, तो उनके जिस करस्पॉन्डिंग साइड का प्रोपोर्शन होगा ना वो इक्वल हो जाएगा। ये क्या इन्होंने बोल दिया, कुछ अजीब सी चीज़ बोला क्या, नहीं, बिल्कुल अजीब सा चीज़ नहीं बोला इन्होंने कहा कि अगर ये ट्रायंगल इक्वल हो जाए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो, यानी कि AB इस साइड का करस्पॉन्डिंग ये इसकी रेशियो AB अपन DE इक्वल टू BC अपन EF, BC अपन EF, और इक्वल हो जाएगा AC अपन DF का। बड़े ध्यान से समझिए, धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं पीक पर DF। अगर किसी दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो भी इक्वल हो जाएगी। तो इसको पढ़ने से बेनिफिट क्या हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, पढ़ने से फ़ायदा हुआ, आपके एक्सरसाइज 6.3 में ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि दो ट्रायंगल दे देंगे, कहेंगे कि दो ट्रायंगल सिमिलर है। हाँ, एक चीज़ मैंने भूल गया बताना कि अगर ऐसा हो जाए कि दो ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी इक्वल होगी। ऐसा अगर संजोग हो जाए तो कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो इसको पढ़ने का फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा हुआ कि आपके एक्सरसाइज 6.3 में दिया रहेगा दो ट्रायंगल, कह देगा कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है DEF के, ये सिमिलर है, तो कहेगा कि अगर सिमिलर है तो ये दे देगा आपको, क्वेश्चन में दे देगा कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है और दोनों सिमिलर है, तो इनके कुछ साइड्स दे रखेगा, कुछ साइड्स निकालना होगा। तो अगर ऐसा हो जाए कि ये सारे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं और सिमिलर कह दिया तो आप अपने आप साइड्स निकाल सकते हो। तीन साइड्स ये 1 2 3 दिए रहेंगे, एक साइड्स आपको नहीं दिया रहेगा, निकाल लोगे। यानी कि ये ऐसी सिचुएशन आ गई और ये सिमिलर हो गया तो फटाक से आप साइड्स के मेजरमेंट निकालने के लिए AB अपन DE और BC अपन EF AC अपन DF करेंगे और कुछ वैल्यू दी रहेंगी साइड्स की, पुट कर देंगे, बाकी साइड्स की वैल्यू आ जाएंगी। ये इसको पढ़ने से बेनिफिट है, ठीक है। अच्छा, क्या निकला कि दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल अगर बराबर हैं, कह दिया क्वेश्चन में कि दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हैं, बाकी कुछ भी ना कहे तो आप मान लेंगे कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी आपस में इक्वल होंगी। और देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या फाइंड करना है, क्या नोन है, क्या अननोन है, ये अपने आप ये लिख देंगे। या ऐसा भी हो सकता है कह दे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर कर दिया तो दिमाग तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, यानी कि दोनों की करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम हो और दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल हो। तो जो जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा इनपुट वैसा हम रख देंगे। मान लो क्वेश्चन में ऐसा कह रखा और आपके एंगल फाइंड करने हैं, अगर ये दो एंगल दे रखे हैं, तीसरा निकालना है, या कुछ और भी सिचुएशन होगी तो ये दे रखा है तो समझ लेंगे कि ऐसा भी होगा अगर सिमिलर कह दिया है तो। आइए चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं थ्योरम 6.4 की। इन तीनों को मिटाऊंगा नहीं, इनके बहुत ही रोल आएंगे। थ्योरम 6.4 को देखो, इफ इन टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल में साइड्स ऑफ वन, देखो फिर से ध्यान देखना 6.3 में क्या था, 6.3 में आपको क्या था, जरा हम कंपैरिजन कर दें। 6.3 थ्योरम में क्या था कि ए आपस में ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल थे, यानी कि एंगल ए इक्वल था एंगल डी के और एंगल बी इक्वल था एंगल ई के और एंगल सी इक्वल था एंगल एफ के। देन अगर ऐसा है तो देन इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी आपस में इक्वल थी। ए बी अपान डी ई हमें मिटाना नहीं चाहिए था, बी सी अपान ई एफ और इक्वल हो जाएगा ए सी अपान डी एफ, ये होगा ठीक। 6.4 को जरा पढ़ते हैं। 6.4 में क्या कहा है, 6.4 ने कहा कि देखो इसका उल्टा, इन्होंने कहा कि करस्पॉन्डिंग एंगल अगर आपस में इक्वल है तो इनके रेशियो भी ऐसी होगी। फोर्थ में क्या है, इफ इन टू ट्रायंगल साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। देखो जो इसमें दिया है 6.3 में, ये अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, तो 6.4 में ये वाला दिया है तो कहा है कि फिर ऐसा हो जाएगा। फिर यही देखो, इन द टू ट्रायंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। ये पहले दे रखा है कि दो ट्रायंगल में इनकी साइड अगर प्रोपोर्शनल में है तो, यानी कि ए बी अपान डी ई, साइड्स प्रोपोर्शनल है, डी ई इक्वल टू बी सी अपान ई एफ इक्वल टू ए सी अपान डी एफ,
फिर से इसमें कहा है कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, और 6.4 में कह रहा है कि ऐसा है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर हो जाएंगे। दोनों की बात एक ही है, प्रूफ करने में अलग अलग बात है। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, हमें करना क्या, हमें इसकी ज़रूरत क्या है। देन द साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल, फिर समझिए, इफ़ इन टू ट्रायंगल्स sides of one triangles are proportional in the same ratio then the sides of other triangle then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। इन्होंने कहा कि अगर रेशियो किसी दो ट्रायंगल की, रेशियो किसकी, करस्पॉन्डिंग साइड की, फिर से करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं, करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो इक्वल। फिर से यहाँ ये नहीं समझना कि ए बी इक्वल टू डी ई है, ऐसा नहीं है। ए बी अपान डी ई की बात कर रहा है, रेशियो की बात कर रहा है। तो समझिए फिर क्वेश्चन थ्योरम को कि ऐसे अगर रेशियो हो तो अपने आप समझना देन कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि ऐसा और करस्पॉन्डिंग बी यानी करस्पॉन्डिंग ई और करस्पॉन्डिंग सी इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होंगे। इन दोनों में क्या अंतर है कि इसमें दिया कि अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा मान लेना, इसमें कहा कि अगर ऐसा दिया है तो ऐसा मान सकते हो। फिर दोनों को पढ़ने से फ़ायदा क्या है, फ़ायदा है कि जब एक्सरसाइज 6.3 करेंगे तो आपको ये दिया रहेगा तो ये अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे, मानने दोनों की ज़रूरत नहीं है, प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन 6.3 एक्सरसाइज में है कि ऐसे दिए रहेंगे और कुछ हिस्सा इसमें के दिए रहेंगे, कुछ अननोन रहेंगे, तो अपने आप ऐसे मान लेंगे कि एंगल भी इक्वल होंगे। अभी थोड़ी देर में देखेंगे। अच्छा ठीक है, अब जरा 6.5 पे आ जाइए। 6.5 says if one angle of a triangle is equal to an angle of the other triangle and the sides including these angle are proportional। देखिए इनमें और इन दोनों में 6.5 में क्या अंतर है। इस दोनों में तो सिंपल सा है, ये दिया है तो मान लिया ये है, दूसरे में कहा कि ये दिया है तो ये मान लो। तीसरी थोड़ी सी 6.5 डिस्टिंक्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा है कि दो ट्रायंगल है, इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, मान लो एक ट्रायंगल का कोई भी एक एंगल, वन एंगल, सिर्फ यही नहीं, ये भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको कोई एक एंगल ले लो। मान लिया हमने एक ट्रायंगल में एक ट्रायंगल ए बी सी था, ए बी सी है, इसका इस एंगल को लिया और दूसरा ट्रायंगल जो मैंने डी ई एफ लिखा था, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डी ई एफ का एक, फिर समझिए इफ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल, कोई भी एक एंगल, चाहे ये एक ट्रायंगल का कोई भी एंगल दूसरे ट्रायंगल के कोई भी एंगल के बराबर हो, इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल एंड द साइड इंक्लूडिंग दिस, क्रक्स तो यहीं पे है, मतलब कि अगर इस एंगल को लेते हो, इसके किसी एंगल को ले सकते हो, मान लिया मैंने ये एंगल लिया और ये एंगल लिया, ये दोनों आपस में अगर ये बराबर हैं तो इन्हीं की साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल साइड्स, मतलब कि ये एंगल लिए हो, इस एंगल कौन कौन से साइड से बना है, इस साइड से बना है ये एंगल, और ये एंगल किस साइड से बना है, इस साइड से। तो जिस एंगल को आप ले रहे हो उनको बनाने वाली साइड्स की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए ये एंगल लिया मैंने और ये एंगल लिया, तो इस एंगल को बनाने वाली साइड्स ये और ये, इसकी बात करूँगा, इसकी और इसकी बात करूँगा। बात समझ में आई, ये सेंस है। तो इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में और दूसरे ट्रायंगल में ये एंगल अगर दोनों बराबर हो तो इनकी इन एंगल्स की साइड्स प्रोपोर्शनल में होगी, यानी कि इसकी साइड्स कौन सी होगी, ए बी, इस एंगल की एक साइड ए बी हो गई, तो दूसरे वाले एंगल को ही लिया ना, तो इसकी बात करेंगे डी ई की, और इसी एंगल का ए साइड्स की बात करें ए सी, तो इसी साइड इसमें इसकी बात कर रहा हूँ डी एफ की, ये दोनों प्रोपोर्शनली बराबर होंगे। ऐसा हो गया तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ठीक है ना, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे अगर ऐसा हो जाए। फिर से एक ट्रायंगल का कोई भी एक एंगल, दूसरे ट्रायंगल का कोई भी एक, तो मैं कहूँ कि अगर ये लेते हो तो इसको ले लेना, ये लेते हो तो इसको, कोई भी एक एंगल ले लो, उसी तरह का एंगल दूसरे में लेना। मैंने लिया इसको तो दूसरे में भी लिया मैंने इसको, तो इस ट्रायंगल का एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल अगर बराबर हो
तो इन एंगल्स की इस एंगल्स की साइड्स, इस एंगल की साइड्स, इस एंगल की साइड्स यही तो है ना, ये तो है नहीं, तो इसी एंगल की साइड्स की करस्पॉन्डिंग रेशियो भी आपस में बराबर होंगे। तो अगर ऐसा हो जाए कि दो ट्रायंगल में दो एंगल आपस में बराबर हो जाए और उनकी साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो बराबर हो जाए, तो कहेंगे कि दोनों सिमिलर है, दोनों सिमिलर है। यानी कि 6.3 एक्सरसाइज जो पढ़ेंगे उसमें ऐसे भी सिचुएशन क्वेश्चन आएंगे कि ये दिया रहेगा तो क्या मान लेंगे, ये दो एंगल आपस में इक्वल होंगे। कैसे पहचानेंगे, इनकी साइड से। अगर ए बी दिया है तो ए बी, डी दिया है तो मैं कहूँ डी, और ए सी दिया है तो ए सी, तो मैं समझ जाऊँगा कि ए बी और ए सी दिया है तो इसी एंगल की बात किया है। इसमें डी और डी ई और डी एफ दिया है तो इसी एंगल की, तो अपने आप कह देंगे कि जब इनकी करस्पॉन्डिंग रेशियो बराबर है तो इनके एंगल भी बराबर होंगे, या एंगल इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो भी बराबर होंगे। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा 6.3 में कि तीन, ये चार है ना, चार में से तीन नोन होगा, एक अननोन होगा, कोई भी, उसको फाइंड करना है। तो रिहर्सल है 6.3 की एक्सरसाइज के लिए। ये बात समझ में आई? तो ये 6.5 रहा। अच्छा, थोड़ा सा अब आ जाते हैं। अब एक चीज़ और देखना है कि एक्सरसाइज 6.3 में और क्या करना है, यानी कि जो क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड है एक्सरसाइज 6.3 की, उसमें कुछ ऐसे ही लॉजिक लगेंगे। आ जाइए, अब पूरे का मैं क्रक्स लेके चलता हूँ। हमें करना क्या है, 6.3 प्लस 6.4 प्लस 6.5, ये क्या लिखा मैंने, थियरम। ये दोनों ही थियरम के बेसिस पे ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज 6.3 है, ठीक है ना। और एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन 2 करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग एंगल के बेसिस पे ही वो सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। तो मैं इन ट्रायंगल पे ही डिस्कस कर देता हूँ कि इसको कैसे अटेम्प्ट करना है 6.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को। बड़े ध्यान समझिए, अभी तक हम लोग ने माथापच्ची किया, या इससे पिछले लेक्चर 20, 19, 18, 17 में हम लोगों ने प्रूफ किया था इन थ्योरमों का। इसमें इस्तेमाल करना बहुत ही शॉर्टकट तरीके से बताता हूँ कैसे। तीनों से क्या शॉर्टकट कंक्लूजन निकला, तीनों ही थ्योरम, कौन से थ्योरम, ये थ्योरम से, इस थ्योरम से क्या शॉर्टकट कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन निकला कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर का साइन ही है ना, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, जब इनकी करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा, एंगल डी, करस्पॉन्डिंग ए बी हो गया, एंगल ई हो गया, और एंगल सी हो गया तो करस्पॉन्डिंग एफ हो गया। और प्लस सिमिलर कब होंगे, ये तो हो प्लस इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो, यानी कि ए बी अपान डी ई इक्वल हो जाए बी सी अपान ई ई एफ के, और इक्वल हो जाए ए सी अपान डी एफ के। यानी कि ये और प्लस ये दोनों ही कंडीशन अगर फुलफिल हो तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे, ठीक है। अच्छा, अब बताओ इसमें कितने हैं स्टेप, ये 3 है, इसमें कितने हैं 1 2 3, इसमें कितने हैं, ये भी 3 है, 3। तो कुल सिमिलरिटी के लिए हमें 6 स्टेप फॉलो करने पड़ते थे। तो हम कोई प्रूफ करने थोड़े चल रहे हैं कि 3 इसमें, तब कहेंगे कि सिमिलर है। क्वेश्चन में कहा कि ये एंगल आपस में करस्पॉन्डिंग इक्वल है, तो क्या होगा, ये करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो इक्वल है, तो क्या है, हमें उस पर विचार करना है, उस पर थिंक करना है। तो मेरा आज के टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं बता देता हूँ। अब आज के टॉपिक का ऑब्जेक्टिव है कि इतने 6 स्टेप सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए हमें 6 स्टेप नहीं ले चलना है, हमें स्टेप को एलिमिनेट करके छोटा करना है, बहुत ही छोटा। अब देखो छोटा कैसे, फर्स्ट, यहाँ पे देखिए फर्स्ट आपके एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन दिए रहेंगे, चाहे जो क्वेश्चन दिए रहेंगे वो 6.1 से लेकर 5 तक के थ्योरम पे आएंगे। ये थ्योरम 3 इंपॉर्टेंट मैंने क्यों अलग से कर दिया, क्योंकि इस पे क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड इसी पे पूरा का पूरा डिपेंड है, किसके, एक्सरसाइज 6.3 के। मान लो मैं कहूँ अभी तक जो पढ़ा हम लोगों ने एट ए ग्लांस देखा थ्योरम को, उससे क्या कंक्लूजन निकला कि अगर क्वेश्चन में करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दे दे, ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दे दे, तो मान लेंगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। क्या था फिर से, अभी तो सिमिलरिटी के लिए ये और प्लस ये दोनों ही जरूरी है ना, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि इफ ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन बोथ ट्रायंगल विल बी सिमिलर। कैसे, ए और ए,
ए का मतलब एंगल 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 रूल 9th में पढ़ा होगा आपने, या एंगल एंगल। ये कैसे, दो ट्रायंगल हैं, दोनों ट्रायंगल के एंगल एंगल, सभी एंगल आपस में, कौन से सभी एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी ये एंगल इसके इक्वल, एंगल इसके इक्वल, एंगल इसको इक्वल अगर हो जाए तो मान लेंगे कि इनकी सिमिलरिटी हो गई। कैसे, एक्टिविटी करके देखना, कोई दो ट्रायंगल ऐसे लेना जो जिनके एंगल बराबर सभी हो आपस में करस्पॉन्डिंग। ये अगर 20 का है, ये 20 का, ये 60 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का। अगर ये 20 60 कितना हो गए 80 और बच गया वो 100, तो ये 100 दोनों को ले लीजिएगा। जब मेजर करोगे स्केल से तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स अपने आप इक्वल हो जाएगी, प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। ये अगर हो गया तो जब मेजर करोगे स्केल से तो ये वाली रेशियो अपने आप बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब एंगल 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 रूल से हमको इस पे नहीं जाना है। अगर एंगल 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 अगर आपस में इक्वल हो गए तो मान लेंगे कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो हर हाल में इक्वल होगी। बात समझ में आ गए? तो ये शॉर्टकट। और फिर सोचोगे कि सर ये एंगल 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 3 लिखो, यहाँ पे 2 ही क्यों लिखे होगे? इसके भी लॉजिक है। देखो भाई, अगर ये दो ट्रायंगल है अलग अलग साइड से मतलब नहीं है, एंगल एंगल लिखा ना, किसी ट्रायंगल के दो एंगल, यहाँ एंगल एंगल का मतलब तीनों एंगल की बात हो रही है, तीनों एंगल के 3 बार, दो एंगल भी अगर इक्वल करस्पॉन्डिंग हो गए तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो अपने आप तीसरा इक्वल हो गया तो 3 अपने आप हो गए, तो ये अपने आप हो गए। ट्रिपल ए लिखूँ या 2AA लिखूँ, बात है कैसे। मान लो अगर ये ट्रायंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल की बात चल रही है, ध्यान रखना, उल्टा पुल्टा नहीं, ये नहीं, करस्पॉन्डिंग ये इक्वल, 3 एंगल इक्वल हो तो अपने आप सिमिलर हो गए दोनों। लेकिन 2 पे भी हो जाएंगे, कैसे? मान लो ये 40 लिया तो इसका करस्पॉन्डिंग भी 40 ले लो। एंगल एंगल सिमिलरिटी है ना, एंगल एंगल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये 40 लिया। अगर ये मान लो ये 60 ले लिया तो ये भी 60 इसी का करस्पॉन्डिंग है ना, ये भी 60 लो, ये ठीक से जरा बना दो, ठीक है, 60 ले लिया। अब ये मुझे बताओ, देखो दो ही एंगल की ना, एंगल एंगल की, ये करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल एंगल, एक एंगल बराबर हुए, ये 2 ही एंगल एंगल बराबर लिया, तीसरा अपने आप इक्वल आ जाएगा दोनों। कैसे? 60 40 कितना हो गया बेटा, ये 100, और तीनों एंगल कितने हो गए 180 का, तो 180 माना 100 कितना हो गया 80, ये 80 हो गया। देखो इसमें भी होगा 60 40 कितना हो गया, ये 100, और कुल कितने होते हैं 180, 180 माइनस 100 कितना हुआ 80। देखो ये 80 आया तो ये भी 80 हो गया। इसका मतलब कि किसी भी दो ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल, कोई भी दो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो जाए तो तीसरा जो रिजल्ट आएगा वो अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो जब दो ट्रायंगल के सारे एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गए तो इनकी रेशियो जब मेजर करोगे स्केल से तो अपने आप इक्वल हो जाएगी, सोचने की जरूरत नहीं होगी। करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो ये बात में, इसलिए मैंने 3a लिखा। चाहे तीनों एंगल दिए हों तो भी कोई बात नहीं, और दो एंगल दिए होंगे तो भी कोई बात नहीं, तीसरा निकाल लेंगे, वो अपने आप दोनों का तीसरा एंगल इक्वल आएंगे। ठीक है, सेकंड यानी कि 6.3 एक्सरसाइज करेंगे तो कुछ दो एंगल दिए रहेंगे, कहेंगे कि बताओ सिमिलर है कि नहीं है, तो तीसरा अपने आप निकाल लोगे। तीसरा अगर बराबर आ जाता है दोनों का, चाहे ये फाइंड करना हो तो ये बराबर आ जाएंगे कोई भी, तो कहेंगे कि सिमिलर है। दूसरा अगर दो ट्रायंगल के, फिर से ध्यान देना, दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो अगर इक्वल हो जाए तो दोनों एंगल कौन से होंगे, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। अभी देखो मैंने कहा कि दो ट्रायंगल है, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो, शॉर्टकट, ये 6 के 6 स्टेप जरूरत नहीं है, हमें 3 ही स्टेप में हो जाएंगे, 2 ही स्टेप में हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो यानी कि AB/DE, ये करस्पॉन्डिंग हो गया, AB/DE इक्वल हो जाए BC। अगर ऐसे क्वेश्चन में दिया है BC/EF के और AC/DF, अगर ऐसे हो जाए, क्वेश्चन में दिया है कि इनकी साइड इनकी रेशियो, कोई कहे कि दो ट्रायंगल को सिमिलर देख के बताओ, और दोनों ट्रायंगल के अगर साइड्स दिया हो, कुछ ये सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर कुछ भी दिया हो, तो देख लेंगे कि एंगल दिया होगा तो एंगल से सॉल्व कर लेंगे, दो एंगल दिए होंगे तो भी तीसरा निकालेंगे, देखेंगे कि सारे करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है तो कह देंगे कि सिमिलर है। क्वेश्चन में अगर साइड्स दे रखे हैं दोनों ट्रायंगल के, कहेंगे कि देख के बताओ कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो निकाल लेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड ही क्वेश्चन में दिया है। एंगल दिया रहेगा तो एंगल से कर लेंगे, अगर ये साइड्स दिए हैं तो देखेंगे ये कर लेंगे, और BC/EF कर लेंगे, और AC/DF कर लेंगे। इनकी रेशियो अगर बराबर आती है तो कह देंगे
कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। Why should go for the all the 6 कैटेगरी? लेकिन क्यों ये बेकार है? नहीं, थ्योरम प्रूफ करने के लिए जब थ्योरम को प्रूफ कर लिया, ज्ञान हुआ, तभी तो हम शॉर्टकट पे पहुंचे हैं, इसलिए इररिलेवेंट नहीं है। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बस इतने से शॉर्टकट से काम चलेगा। तीसरा क्या कंक्लूजन निकला 6.1 से लेकर के 6.5 तक के थ्योरम को पढ़ने के बाद कि अगर दो एंगल, किसमें? दो ट्रायंगल में, अगर एंगल ए और एंगल डी, फिर से दो ट्रायंगल में कोई भी दो एंगल, ये और ये, मान लिया मैंने इसको लिया, कोई भी एंगल की बात हो रही है, लेकिन मैंने लिया इसको और इसको, दो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है और प्लस किसी सिचुएशन, आपके 6.3 में ऐसी सिचुएशन है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। बेटा एंगल ए और डी ही नहीं, ए भी ले सकते हो तुम, ए भी ले सकते हो तुम, तुम्हारी चॉइस है। कोई भी दो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो और प्लस उनकी साइड, कौन सी साइड? इन एंगल को बनाने वाली साइड्स, जैसे मैं कहूँ कि ये एंगल लिया, ए एंगल लिया, तो इनको बनाने वाली साइड, इसको बनाने वाली साइड कौन सी? ए बी, यानी कि ए बी, और इस एंगल को बनाने वाली साइड्स कौन सी है? करस्पॉन्डिंग साइड्स डी ई। अगर इसमें ये लिए तो इसके बाद ये लिए, क्या हो गया बेटा आपका? डी ई इक्वल हो गई। ये दूसरी बच गई ना, इसका तो ले लिया आपने, इस एंगल को बनाने वाली एक ये रह गई, ए सी। अगर ये लिया तो इसको बनाने वाली एक बच गई, ये डी और एफ। अगर ऐसा हो जाए कि दो करस्पॉन्डिंग, दो कोई भी एंगल, मान लिया दो हमने ये लिया, ये एंगल आपस में इक्वल है और इस एंगल को बनाने वाली साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो भी इक्वल हो जाए, तो कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। इतना माथापच्ची 6 स्टेप की जरूरत नहीं है, इतने से भी काम चल जाएगा। अब मान लो मैंने इस एंगल को ले लिया, तो जब इस एंगल को लोगे बेटा, तो ये एंगल किससे बना है? बी ए और बी सी से, तो ये दो साइड्स हुई ना ये, तो इसी तरह से इस एंगल को लोगे तो इसके लिए ये साइड्स हुई, ये साइड्स हुई, कोई बात नहीं, इस साइड्स का रेशियो ए बी, तो इसका ले लो डी ई इक्वल हो जाएगा बी सी, इसको बनाने वाली ये बचा अपान ई एफ, ये भी चलेगा। यानी कि एंगल बी और एंगल ई अगर इक्वल हो जाए और प्लस ये दोनों बस हो जाए तो भी कह सकते हैं कि दोनों सिमिलर है। इतने 6 स्टेप की जरूरत नहीं है, 6 स्टेप की जरूरत नहीं है। कन्फ्यूजन दूर हुआ। तो अगर ऐसे भी हो गया कि किसी ट्रायंगल के किसी भी दो ट्रायंगल में कोई भी दो एंगल और उनके बनाने वाली साइड्स का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर इक्वल हो जाए तो भी कह सकते हैं कि दोनों सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर कॉन्ग्रुएंट में फ़र्क है। कॉन्ग्रुएंट मतलब कि इनके साइड्स भी इक्वल हो। देखो इसकी साइड मेजरमेंट पे ऐसे लंबी दिख रही है, लेकिन सिमिलर है, एक रूप के हैं। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है? एग्जैक्ट ये इक्वल होते हैं, एग्जैक्ट ये इक्वल होते हैं। यहाँ हम सिमिलर की बात कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट की बात नहीं कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? दो ट्रायंगल कैसे सिमिलर हो सकते हैं उसकी बात की। ये एक्सरसाइज 6.3 में आएंगे। तो सिमिलरिटी के लिए शॉर्ट कर देखा हम लोगों ने कि इतना लंबा नहीं करना है, सिर्फ हमें दो ट्रायंगल में सिर्फ एंगल भी हमारे बराबर हो जाए, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो कह देंगे कि दोनों सिमिलर है, आगे सोचना नहीं है। ये भी छोड़ो, दो एंगल सिर्फ बराबर हो जाएं और इनकी साइड्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो बराबर जाए तो भी कह देंगे सॉरी, दो एंगल भी ये बराबर हो जाएं, कौन से? ये एक एंगल, ये एंगल ये इक्वल हो जाए, एक ये एंगल इक्वल हो जाए, तो तीसरा जो आएगा अपने आप दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो भी कह देंगे कि दोनों सिमिलर है। एक चीज़ और देखा, छोड़ो ये भी छोड़ो, अगर कोई ऐसा ट्रायंगल है, कोई दो ऐसे ट्रायंगल हैं, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड एंगल छोड़ो, करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल हो जाए तो कह सकते हैं कि इनके एंगल भी बराबर हो जाएंगे। शॉर्टकट। ये भी छोड़ो, ऐसी सिचुएशन आ गई कि दो एंगल, किसी दो ट्रायंगल के कोई भी दो एंगल, ये चाहे ये, हमने ये मान लिया, कोई भी दो ट्रायंगल के कोई भी दो एंगल अगर इक्वल हो और उस एंगल को बनाने वाली करस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपकी रेशियो भी आपस में इक्वल हो, कह देंगे सिमिलर है। ठीक है, तो इतने ही क्रक्स पे आपका 6.3 एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो बस, तो अब देखो इसी का नाम दिया गया किसको? 6.3 को, जैसे मैंने कहा कि ये कौन सा है? एंगल या एंगल, और इसको क्या बोलेंगे? साइड करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो लिया ना, तो इसी को साइड रूल भी कहते हैं।
एस 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 साइड 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 या एस 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 साइड साइड की रेशियो भी अगर बराबर हो जाए तो भी कहेंगे कि हमारा दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, तो ए या एस 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 भी कहेंगे और ये अपने आप में यूनिक है। ठीक है, चलिए तो आज का लेक्चर कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए, और नेगेटिव कमेंट अगर कहीं लेक्चर में कुछ इंप्रूवमेंट के और चांसेस है, कुछ समझ में नहीं आया आपको, तो ज़रूर एक कमेंट बॉक्स में डालिए। डेली मैं अपील करता हूँ, आज भी अपील कर रहा हूँ, राष्ट्र आपका है, राष्ट्र हित में बिजली बचाए। आपकी छोटी सी बचत किसी घर का उजाला बन सकती है। प्लीज़ सेव इलेक्ट्रिसिटी in the interest of your and our nation. Your little saving may be useful to needy, and mind it, theft of electricity is a punishable offense. बिजली की चोरी एक दंडनीय अपराध है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।